जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। मेरे देश के नौजवान जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होने वाला है। ये व्हाइट बोर्ड देखकर एक गेस ना कीजिएगा, अनुमान मत लगाइएगा कि व्हाइट बोर्ड वाला मास्टर क्या पढ़ाएगा। बाबू स्मार्ट बोर्ड से खतरनाक व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाले हैं। क्लास के अंत तक बने रहिएगा, मां कसम मजा आ जाएगा। आज का जो क्लास है, विशेष तौर पे आज के क्लास में पुष्प का मादा जननांग अर्थात स्त्री केसर के बारे में पढ़ाने वाले हैं। मेरे देश के नौजवान, यदि आप स्त्री केसर के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को इस क्लास में हम पूरा स्त्री केसर का चिट्ठा चिट्ठा खोल के रख देंगे। पूरा स्त्री केसर का पोस्टमार्टम करने वाले, यानी आप लोग निश्चिंत रहिएगा। उससे पहले पिछले क्लास में कुछ छूटा हुआ था, परागकण पढ़ा रहे थे और परागकण में कुछ छूटा हुआ, कुछ दैनिक जीवन में परागकण का उपयोग है जो छूटा हुआ है। आज के क्लास में पहले थोड़ा सा वो देखते हैं, फिर हमारा जो आज का क्लास स्त्री केसर का है उस पर चर्चा करते हैं। पिछली क्लास में हम आपको परागकण की संरचना पढ़ाए थे, परागकण की संरचना पढ़ाया गया था, उसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से समझा दिया गया था। उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। आइए आज के क्लास में सीखते हैं परागकण का दैनिक जीवन में उपयोग, यानी हमारे जीवन में परागकण का उपयोग कैसा है, हमारे जीवन में कैसे परागकण उपयोगी साबित होता है, आइए समझते हैं। तो मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए, दैनिक जीवन में परागकण का उपयोग। दैनिक जीवन में परागकण का उपयोग, परागकण का उपयोग, दैनिक जीवन में परागकण का उपयोग। मुस्कुराते हुए अच्छे से मेरे देश के नौजवान हेडिंग कर लीजिए, दैनिक जीवन में परागकण का उपयोग। परागकण हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, आइए हम लोग समझते हैं। उससे पहले मार्कर चेंज कर ले मेरे देश के अच्छे बच्चे, जल्दी से मुस्कुराते हुए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से हेडिंग आप लोग कर लीजिए, दैनिक जीवन में परागकण का उपयोग। देखिए, जो पोलन ग्रेन होता है, परागकण होता है, वो पोषण से भरपूर होता है, यानी परागकण में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन यानी पोषण पाया जाता है, यानी भरपूर मात्रा में उसमें कूट कूट के उसमें पोषण भरा होता है। यानी जो परागकण होगा उसमें भरपूर मात्रा में पोषण अर्थात न्यूट्रिशन पाया जाता है। जिसके अंदर पोषण दाब के होगा वो हमारे अंदर जब जाएगा तो ऊर्जा चाप के देगा। समझ में आया कि नहीं? इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं, क्या होता क्या है, अरे खुल जा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, जो पोलन ग्रेन होता है, जो परागकण होता है, वो पोषण से भरपूर होता है, यानी भरपूर मात्रा में इसमें पोषण अर्थात न्यूट्रिशन पाया जाता है। भरपूर मात्रा में पोषण अर्थात न्यूट्रिशन पाया जाता है। इस बात को मेरे देश के अच्छे बच्चे याद रखिएगा, भूलने का प्रयास मत कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि जो परागकण होता है, पोलन ग्रेन होता है, उसमें भरपूर मात्रा में पोषण होता है, यानी ये पोषण से भरपूर होता है। अब पोषण से भरपूर होने के कारण जो धावक होते हैं, धावक का मतलब जो दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, जो धावक होते हैं और जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, इसे ग्रहण करते हैं। इसे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। कहेंगे मास्टर समझ में नहीं आया, ये धावक और खिलाड़ी ग्रहण करते ही क्या है? हमारे कहने का मतलब बाबू ये है, जो पोलन ग्रेन है पोषण से भरपूर है। जब पोलन ग्रेन पोषण से भरपूर होगा तो जो रनिंग हॉर्स होंगे, दौड़ने वाले घोड़े होंगे, आप देखते होंगे बहुत गेम होता है जिसमें घोड़ा दौड़ाते हैं, तो जो रनिंग हॉर्स होते हैं, धावक घोड़े होते हैं, ये धावक का मतलब घोड़ा समझिएगा, धावक घोड़े, जो धावक घोड़े होते हैं, रनिंग हॉर्स होते हैं, उनको परागकण खिलाया जाता है। इसके अलावा जो खिलाड़ी होते हैं,
जो अलग अलग प्रकार के गेम खेलते हैं, उन खिलाड़ियों को भी, विशेष करके वो खिलाड़ी जो दौड़ने वाला गेम खेलते हैं, उन खिलाड़ियों को भी पोलन ग्रेन पराग कर दिया जाता है। तो यानी दिया जाने का मतलब समझिए, वो खाते हैं, ग्रहण करते हैं। आखिर क्यों खाते हैं? क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोषण होता है, और जब चाप के पोषण लेंगे तो खेल में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। किसमें? खेल में। जो खेल वो खेलेंगे, उस खेल में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, यानी बेहतर प्रदर्शन बेहतर प्रदर्शन करेंगे। खेल में बेहतर प्रदर्शन करने हेतु खिलाड़ियों को और रनिंग हॉर्स को क्या दिया जाता है? पोलन ग्रेन पराग कर दिया जाता है, ताकि वो अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन कर सके, वो अपने खेल को और अच्छा प्रदर्शन करे। और जब बेहतर प्रदर्शन करेगा तो फिर खिलाड़ी आगे चल के जीतेगा भी। यही कारण है कि पोलन ग्रेन पराग कर उन सभी खिलाड़ियों को दिया जाता है जो क्या होता है, अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं, अपनी क्षमता बेहतर प्रदर्शित करना चाहते हैं। बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें पराग कर दिया जाता है। बोले मेरे देश के अच्छे बच्चे, क्या यहां तक समझ में आ गया? किसी भी विद्यार्थी को यहां तक दिक्कत नहीं, यानी आपको यहां तक बता दिया गया। अब कुछ बातें और याद रख लीजिए, कुछ बातें और। अब ये जो पोलन ग्रेन होता है, अलग अलग पोलन ग्रेन, अलग अलग पराग कर का जीवन क्षमता अलग अलग होता है। जीवन क्षमता समझते हैं? लाइफ साइकिल, जीवन क्षमता, यानी अलग अलग जो पराग कण होते हैं, अलग अलग पराग कण का मतलब क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेन। अलग अलग जो पराग कण होते हैं, इनमें जीवन क्षमता अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जैसे आप कहेंगे सर एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं तो जैसे धान और गेहूं, बच्चा ध्यान दीजिएगा। धान और गेहूं जो होता है, धान और गेहूं का जो जीवन क्षमता होता है, जो जीवन होता है, मात्र 30 मिनट का होता है। यानी इनके जो परागकण होंगे, धान और गेहूं के परागकण होंगे, यहर बने यहर मरे, यानी उनका जीवन काल मात्र 30 मिनट होता है। केवल कितना? 30 मिनट। लेकिन कुछ ऐसे, देखिए, कुछ ऐसे परागकण होते हैं जिनकी क्षमता बाबू अधिक होती है, महीनों तक होती है, महीनों तक वो चलते रहते हैं, महीनों तक वैसे बने रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, कुछ परागकण होंगे जिनकी जीवन क्षमता क्या बताया गया? महीनों तक होगा। जैसे ऐसे कौन से परागकण है? तो हो जाएंगे रोजेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोजेसी जो होता है बच्चा, रोजेसी प्लांट होगा, इसका जो परागकण होगा, उसका जीवन काल बाबू 1 मंथ का होगा। 1 माह लिख दें। 1 माह बोले तो कितना? 30 दिन। 1 माह मतलब 30 दिन। इसका जीवन काल 30 दिन का होता है। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा, अलग अलग पुष्पों के परागकण की जीवन क्षमता अलग अलग होती है। जैसे धान और गेहूं का जो परागकण होगा, उसका जीवन क्षमता मात्र 30 मिनट होगा, और जो रोजेसी होगी, इनके परागकणों का जीवन क्षमता लगभग 30 दिन यानी 1 माह का होता है। बोलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, यहां तक समझ में आ गया? अब कहेंगे सर जी, अगर इसका जीवन क्षमता, धान और गेहूं के परागकणों की जीवन क्षमता 30 मिनट है, हमको खाना होगा तो हम परेशान हो जाए, जब तक उसको खरीद के लाएंगे तब तक मरमुरा जाएगा, मतलब है नहीं निकलेगा। तो इसके लिए बाबू कुछ उपाय बनाया गया। जैसे आपके घर में ज्यादा कुल पैसा है तो उसको रखने के लिए बैंक बनाया गया है, मनी बैंक होता है ना, उसी प्रकार से ब्लड को स्टोर करने के लिए एक बैंक बनाया गया, ब्लड बैंक। उसी प्रकार से मेरे देश के अच्छे बच्चे, इन पराग कणों को सुरक्षित करने हेतु, इन पराग कणों को स्टोर करने हेतु एक बैंक बनाया गया है, जिसे पराग बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग बैंक कहते हैं। पराग बैंक, यहां लिख दें, पराग बैंक।
ठीक है। अब ये ना देखिए, रोजेसी इंग्लिश शब्द ही है, ठीक है ना, हिंदी शब्द नहीं है, हिंदी में लिख दिया गया इंग्लिश शब्द ही है। तो पराग बैंक को हम लोग पोलन बैंक भी कहते हैं, यानी पोलन बैंक, पराग बैंक के अंदर पराग कणों को सुरक्षित रखा जाता है। अब कहेंगे सर जी पराग बैंक में ऐसा क्या रखा गया है जिसमें पराग कण को सुरक्षित रखा जाता है? देखिए पराग बैंक में पाया जाता है, यही लिख दे डैश करके, पराग बैंक में जो इंस्ट्रूमेंट बना के रखा गया है जिसमें पराग कणों को रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक जीवित रहें, तो उसमें होता है नाइट्रोजन लिक्विड, नाइट्रोजन ट्रोजन 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 लिक्विड, ठीक है, नाइट्रोजन लिक्विड, ठीक। नाइट्रोजन लिक्विड में देखिए पहले समझिए, नाइट्रोजन लिक्विड जो होता है इतना ज्यादा ठंडा होता है, इतना ज्यादा ठंडा होता है कि मतलब उसमें कौन चीज रखिए कई बहुत समय तक चलेगा, उसमें पड़ा रहेगा। तो अत्यधिक ठंडा होने के कारण नाइट्रोजन लिक्विड के अंदर परागकण रखते हैं। धान और गेहूं का परागकण रख देंगे, 30 मिनट उसका जीवन काल है, इसमें रख देंगे, आराम से 1 साल बाद, 2 महीना बाद, 4 महीना बाद चाप के खाइए, कोनो दिक्कत नहीं होगा। इसमें किसी भी पुष्प के पराग कणों को आप आसानी से रख सकते हैं और लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, लंबे समय के उपरांत आप उसे उपयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? देखिए कुछ बातें और बताना है, लेकिन पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर इसमें कुछ और बातें हैं जो आपके समक्ष रखेंगे, आपको बताएंगे, पहले यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। क्या करते हैं, थोड़ा और समझते हैं, आइए थोड़ा सा और समझते हैं, इसमें कुछ और एक आध पॉइंट देख लेते हैं। अभी बताया गया पराग कणों को लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो पराग बैंक में जाना पड़ेगा। पराग बैंक में पाया जाता है नाइट्रोजन लिक्विड जिसमें पराग कणों को आसानी से रख के लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, लंबे समय बाद उसको उपयोग कर सकते हैं। देखिए कुछ परागकण ऐसे होते हैं जिनको खाने से बीमारी होती है, सब परागकण हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते हैं। कुछ ऐसे परागकण होते हैं जिनको जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कुछ पराग कणों द्वारा क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब किसी प्रकार की समस्या, कमी शरीर में। कुछ पराग कणों को जो हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है। ऐसे पराग कण कौन से है, तो गाजर घास। अगर गाजर घास का पराग कण आप ग्रहण करेंगे या फिर कोई भी ग्रहण करेगा तो उसको अलग अलग प्रकार से कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या उसको होगा। कौन समस्या होगा बताएंगे। यानी कुछ पराग कणों द्वारा विकार होता है, ऐसे पराग कण का नाम है गाजर घास। गाजर घास अंग्रेजी समझ जाएंगे, इसका क्या होगा, गाजर की इंग्लिश क्या होती है, जल्दी बताइए। ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट कीजिए, क्या होता, बोलो बोलो। गाजर, इंटर वाले वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, पढ़ेगा, तुम लोग के घर वाले देखेंगे। कैरेट होता है ना, बोलो कैरेट होता है। और घास का ग्रास हो जाएगा तो कैरेट ग्रास हो जाएगा, कोई दिक्कत। अरे बाबू तुम लोग का ही हाल है, मास्टर का एकदम नाम डुबो दो। यानी कुछ पराग कणों द्वारा क्या होता है, विकार होता है। कौन से पराग कण, तो अगर गाजर घास का हम लोग पराग कण लेते हैं तो शरीर में कुछ विकार उत्पन्न होगा। उन विकारों में सबसे पहला विकार आ जाएगा एलर्जी। इसके साथ साथ होगा अस्थमा, सांस संबंधित रोग उत्पन्न होगा। ज्यादातर अगर परागकण, गाजर घास का परागकण कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसको सांस से संबंधित, श्वसन संबंधित विकार उत्पन्न होगा। श्वसन संबंधित विकार उत्पन्न होगा, सांस संबंधित विकार उत्पन्न होगा, जैसे उसको सांस लेने में तकलीफ होगा, यानी उसको अस्थमा की समस्या हो सकती है। इसके अलावा एलर्जी की भी समस्या हो सकती है। बोलो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं। ये हो गया परागकण। ये छूटा था कल के क्लास में, कल का क्लास लंबा जा रहा था इसलिए इस क्लास में निपटा दिए इसको। कैसा लगा?
मजा आया कि नहीं? आप लोगों को मजा आया? जल्दी बताइए, मजा आया कि नहीं? आ गया ना, बहुत अच्छे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट कीजिए, फिर आपको अब शुरू करते, अब आपको पढ़ाते हैं पुष्प का मादा जननांग अर्थात स्त्री केसर। जल्दी से नोट कीजिए। अब मेरे देश के अच्छे बच्चे मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए, पुष्प का मादा जननांग अर्थात स्त्री केसर। जल्दी से हेडिंग कीजिए। पुष्प बहुत फीका चल रहा है। गजब हाल है। पुष्प का मादा जननांग, पुष्प का मादा जननांग, पुष्प के मादा जननांग को हम जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। बोलिए। तो मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए, पुष्प का मादा जननांग जायांग या स्त्री केसर। पुष्प का मादा जननांग जायांग या स्त्री केसर। हो गया बच्चा? ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। पुष्प का मादा जननांग स्त्री केसर क्या होता है? कुछ इसी प्रकार से बना होता है। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जितना पढ़ाया जाता है मेरे देश के अच्छे बच्चे, आपको जितना पढ़ाया जाएगा डेली का डेली आप तैयार करेंगे, जितना पढ़ाया जाएगा डेली, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है काल करो सो आज कर, आज करो सो अब। कहे कि नहीं? है ना, कबीरदास जी ने स्पष्ट कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगी कब। लेकिन आज के लड़का कुछ जगलर है, सब वो अलगे सिद्धांत लगाते हैं। आज करे सो बिहान कर, बिहान करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या लगा जब जीना है कई वर्षों। चाप के काम करेंगे, बाद में होगा, देखा जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं, ये स्त्री केसर की संरचना है। किसका है? स्त्री केसर। स्त्री केसर को अंडप भी कहा जाता है। स्त्री केसर का ये जो ऊपरी भाग है इसे वर्तिकाग्र कहेंगे। स्टिग्मा, ये होगा स्टाइल वर्तिका, स्टाइल वर्तिका। ये हो जाएगा ओवरी, अंडाशय। सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अंडाशय ओवरी, OVARY, ओवरी। अच्छे जानते हैं, पिछले इसे पीछे लेक्चर नंबर शायद 2 या 3 में इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा किए थे ना, बताया भी गया होगा, आप लोग को याद भी होगा। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं सर? ये तो हम लोग जानते हैं, नहीं इससे ज्यादा पढ़ेंगे। इतना काम कहां चलने वाला? इतना काम चलता तो मास्टर पढ़ाता ही क्यों? सबसे पहले स्त्री केसर की डिफिनेशन आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। स्त्री केसर पढ़ा रहे हैं तो एक बार फिर से बता देते हैं। स्त्री केसर का डिफिनेशन क्या होता है? पुष्प के चौथे चक्र को स्त्री केसर कहते हैं। क्यों? यानी ये क्या होता है? पुष्प का चौथा चक्र होता है, यानी कह सकते हैं पुष्प के चौथे चक्र को, चौथे चक्र, पुष्प के चौथे चक्र को स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के चौथे चक्र को स्त्री केसर कहते हैं। अब यहां से बात सुनिएगा, इतना तो जानते, नहीं जानते तो याद कर लीजिए। जो पुष्प होता है, पुष्प का जो चौथा चक्र होगा, इसके चौथे चक्र को स्त्री केसर कहते हैं। अब आप अगर जानना चाहते हैं कि चौथा चक्र क्या होता है, अगर आप पहला क्लास, आपका पहला क्लास है तो मेरे देश के नौजवान भाग के जाइए, पहले चैनल में प्लेलिस्ट है, वहां प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहां प्लेलिस्ट में लिखा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वो प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें आपको सीरियल वाइज सभी लेक्चर मिल जाएगा। एक एक लेक्चर देख के यहां तक पहुंचिएगा, फिर आपको शानदार जबरदस्त जिंदाबाद समझ में आएगा। अब आपको समझाते हैं स्त्री केसर क्या होता है। स्त्री केसर, स्त्री केसर में क्या, देखिए जो स्त्री केसर होता है, किसी पुष्प में एक होगा,
किसी पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर होंगे। जैसे हमारे पास एक पुष्प है, हमारे पास एक पुष्प है, ठीक है, ये हमारे पास एक पुष्प है। इस पुष्प में जो स्त्री केसर की संख्या है एक से ज्यादा बनाते हैं। दो कर दें, तीन बना दें, समझिएगा, केवल समझने के लिए बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। इस पुष्प में कितना स्त्री केसर बनाया गया? एक पुष्प है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो देख लीजिएगा। ये क्या है? पुष्प है। लो, पुष्प लगा? नहीं लगा, अब लगेगा। अभी भी नहीं लगा? हाँ, तो मान लीजिए हो गया पुष्प, ठीक है। एक पुष्प बनाए जिसमें ए स्त्री केसर, इसमें स्त्री केसर की संख्या 3। बात समझिएगा, बहुत ही लाजवाब चीज बताएंगे। यहां से एग्जाम में प्रश्न बनेगा बच्चा, जो आपको अब समझाने जा रहे हैं, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनेगा। यानी जो अभी आपको समझाना शुरू किए हैं बाबू, ये इंपॉर्टेंट है, हल्के में ना लीजिएगा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या? अरे पूरा स्त्री केसर फायर है, एग्जाम में आएगा जरूर है, ठीक है ना। आइए यहां देखते हैं। अब अगले पुष्प में हम लोग एक और पुष्प बनाते हैं, एक और पुष्प बनाते हैं। इसमें केवल स्त्री केसर की संख्या 1 रखते हैं। स्त्री केसर की संख्या कितना रख दी है? 1 रख दी है। अब बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर किसी पुष्प में स्त्री केसर की संख्या 1 है, अगर किसी पुष्प में स्त्री केसर की संख्या 1 है तो इसे एक अंडपी कहा जाएगा। अगर किसी पुष्प में स्त्री केसर की संख्या 1 से ज्यादा है, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 50, जो भी हो, अगर किसी पुष्प में स्त्री केसर की संख्या 1 से ज्यादा है, गिनो 1, 2, 3, 1 से ज्यादा है, इसे बहुअंडपी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? बहुअंडपी कहेंगे। यानी अगर किसी फ्लावर में, अगर किसी पुष्प में ये जो स्त्री केसर है इसकी संख्या 1 है तो उसे एक अंडपी कहा जाएगा। अगर किसी पुष्प में स्त्री केसर की संख्या 1 से ज्यादा है तो बहुअंडपी कहा जाएगा। मेरे देश के नौजवान, एक मार्कर को आप मान लो स्त्री केसर, मार्कर को स्त्री केसर। अब हम ऐसे कुछ मार्कर ऐसे साथ में लेते हैं। अब बताइए, ये हमारा हाथ मान लो पुष्प, और इस हाथ में हम फंसा दिए क्या? स्त्री केसर। ये मार्कर है? नहीं, स्त्री केसर है। ये पुष्प में ये सब स्त्री केसर। अब कितना स्त्री केसर इसमें है? 4। अब इसे एक अंडपी कहेंगे कि बहुअंडपी? बोलिए, एक अंडपी की बहुअंडपी? बहुअंडपी। लेकिन है 3 टू निकाल दे, एक टू फंसा दे फूल में। अब बताइए, एक अंडपी। बहुत अच्छे। यानी कहने का तात्पर्य यही है मेरे देश के अच्छे बच्चे, कि जो अगर कोई पुष्प होगा इसमें स्त्री केसर की संख्या 1 होगा, सिंगल अकेले होगा, माने बिना जोड़क होगा, तो एक अंडपी, और 1 से ज्यादा होगा, ढेर सारा होगा, तो उसे बहुअंडपी कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? आ रहा है ना? बहुत अच्छे, आप लोग को भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक अंडपी, बहुअंडपी, एक अंडपी, बहुअंडपी। यानी स्त्री केसर की संख्या के आधार पर हम लोग स्त्री केसर को 2 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला भाग होगा या पहला प्रकार होगा वो एक अंडपी हो जाएगा, और दूसरे भाग को हम लोग बहुअंडपी कहेंगे। बहुअंडपी को भी 2 भागों में बांटा गया है। जो बहुअंडपी होता है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। अब इसके कौन से 2 भाग होते हैं? अब एक अंडपी अकेला है तो भाग कौन चीज होगा, लेकिन ये बहुअंडपी 1 से अधिक है तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। अभी 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं आपको हम बताते हैं थोड़ा देर बाद, ठीक है। उससे अभी आपको बताया गया कि जो पुष्प होते हैं, पुष्प में जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर की संख्या के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया। अगर किसी पुष्प में स्त्री केसर 1 होगा तो एक अंडपी कहा जाएगा। किसी पुष्प में स्त्री केसर की संख्या 1 से अधिक होगी
उसे बहुअंडपी कहा जाएगा। अब जो बहुअंडपी होता है, मेरे देश के नौजवान थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत आपको अच्छे से और आगे बढ़ते हैं और आगे ले चलते हैं। जो बहुअंडपी होगा, जो बहुअंडपी होगा, बात करेंगे तो यहां से भगा देंगे, पढ़ाएंगे नहीं। जो बहुअंडपी होगा, बहुअंडपी को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात कह सकते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है। बहुअंडपी को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा संयुक्त बहुअंडपी, दूसरा हो जाएगा वियुक्त बहुअंडपी। यानी इतना याद रखिएगा, जो बहुअंडपी होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा संयुक्त बहुअंडपी, वियुक्त बहुअंडपी। अब संयुक्त बहुअंडपी क्या होता है इसको समझिएगा। अगर किसी पुष्प में ये जो अंडप होते हैं, अंडप मतलब स्त्री केसर, देखो स्त्री केसर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्त्री केसर भी कह दीजिए, पिस्टिल कह दीजिए, अंडप कह दीजिए, बात एक ही है। अंडप कहिए, पिस्टिल कहिए, स्त्री केसर कहिए, बात एक ही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी पुष्प में ये जो अंडप होते हैं, स्त्री केसर होते हैं, सभी आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। भाई बहुअंडपी होगा तो ढेर कुल होगा, जितने होंगे कुल ऐसे आपस में चिपके हुए हैं। अगर सभी आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं तो इसे संयुक्त अंडपी कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त अंडपी। और अगर किसी पुष्प में ये जो अंडप स्त्री केसर है, अब अंडप कहिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, चाहे स्त्री केसर, ये सब अलग अलग हैं, चिपके हुए नहीं हैं, छुआ छुआई नहीं खेल रहे हैं, सब अलग अलग हैं, तो मेरे देश के नौजवान इसे वियुक्त अंडपी कहेंगे। अलग अलग को वियुक्त अंडपी। यानी अगर किसी पुष्प में जो स्त्री केसर पाया जाएगा, जैसे कोई पुष्प है उसमें स्त्री केसर है और कुल ऐसे कुल आपस में सोरिया बगलियां अगलियां बगलियां कौनों और, ठीक है, देहाती मास्टर का देहाती अंदाज देखिए। अगर इसमें क्या है, अगर इसमें सभी आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, जितने भी स्त्री केसर अंडप हैं, जितने भी स्त्री केसर कहिए या अंडप कहिए, बार बार कह रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, जितने भी स्त्री केसर हैं, अगर सब ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं, उल्टा दिखाते हैं, रे जुड़ जा, रे जुड़ जाओ, हाँ दिख रहा है। अगर ऐसे आपस में सब जुड़े हुए हैं, आपस में ऐसे सब जुड़े हुए हैं तो इसे संयुक्त अंडपी कहेंगे। और कुल ऐसे छितराइल हैं, ऐसे अलग अलग हैं, तो उसे वियुक्त अंडपी कहेंगे। क्या बात समझ में आ गया? संयुक्त अंडपी होता है किनमें? तो पैपावर में, पैपावर में होता है संयुक्त अंडपी। वियुक्त अंडपी होता है माइचेलिया, अंग्रेजीया है माइचेलिया, ठीक है। बायोलॉजी में ज्यादातर शब्द इंग्लिश प्रयोग किया जाएगा, भले ही हिंदी मीडियम रहेगा, लेकिन कुछ शब्द, ज्यादा शब्द इंग्लिश में थोड़ा सा आसान हो जाता है, बस हिंदी में लिख दिया जाता है, ठीक है ना, आसान हो जाता है, जहां बहुत जरूरी होता है वहां बता दिया जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों बता दिया जाता है, ठीक है। आइए, तो बताया जा रहा जो संयुक्त अंडपी होते हैं किनमें पाए जाएंगे? पैपावर में। और आपका वियुक्त अंडपी किसमें पाए जाएंगे? माइचेलिया में। किसमें पाए जाएंगे? माइचेलिया में। और आपको पता होगा जो पिस्टिल होता है, जो अंडप या स्त्री केसर होता है, उसके अंदर बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा? बीजांड पाया जाता है। और बीजांड का जो अंतिम सिरा जो जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? अपरा कहलाता है। और ये क्या है? बीजांड। अब बीजांड का अध्ययन हम लोग करेंगे कल। आज छोटा सा क्लास, और आज बस यही तक पढ़ाएंगे, फिर आपसे अगले क्लास में मिलते हैं। आज का क्लास लंबा नहीं करेंगे क्योंकि कुछ काम है, कहीं जाना है, ठीक है, तो इसलिए आज छोटा सा क्लास रहेगा। कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे बीजांड से। बीजांड आपको पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में ओव्यूल बोलते हैं, ये प्लेसेंटा होता है। अब बीजांड क्या होता है, कैसे क्या होता है, बीजांड के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो भी कल बताया जाएगा।
और बीजांड का कल पोस्टमार्टम किया जाएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर झांक के देखा जाएगा कौन चीज है। तो इसलिए आज का क्लास बस यहीं तक। आप लोग का ये क्लास कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर बताइए। आप लोग रिवीजन करके आइए, आप लोग भी रिवीजन करके आइए। यूट्यूब पर पोल कराया जाता है, पोल जो आपको जैसा जो लेक्चर आज पढ़ाया गया इस लेक्चर से पोल जाएगा, जो पोल जाएगा उसमें प्रश्न रहता है। एक प्रश्न रहेगा, नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, सटीक और सही ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। ठीक है मेरे देश के अच्छे बच्चे, आज का क्लास बस यहीं तक। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। क्या रहिए? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये हमारा डायलॉग नहीं है, ये है दशरथ मांझी का डायलॉग जो बिहार का है, जो पत्थर का पहाड़ काट के रास्ता बनाया था, उसका डायलॉग है।